नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग आज की एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है भारत की प्रमुख जनजातियाँ। भारत की प्रमुख जनजातियों से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न देखे जा रहे हैं। ये प्रश्न आने वाली सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आज की इस वीडियो में हम भारत की सभी प्रमुख जनजातियों के विषय में जितनी भी जानकारी उपलब्ध है पॉइंट्स के माध्यम से कवर करेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पर उत्तर प्रदेश लेखपाल से संबंधित महत्वपूर्ण विषय ग्राम समाज और विकास के नोट्स पर आधारित वीडियो क्लास भी चल रही है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर कवर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं भारत की प्रमुख जनजातियों पर आधारित महत्वपूर्ण वीडियो को। सबसे पहले वीडियो में हम जान लेते हैं कि भारत की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं और ये जनजातियाँ किस प्रकार के लोगों का समूह है। भारत में निवास करने वाली जनजातियाँ ऐसे लोगों का समूह है जो प्राचीन काल के रीति रिवाजों के अनुसार निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो प्राचीन रीति रिवाज और परंपराएं चली आ रही हैं उनका अनुसरण कर ये लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वनों में जो कबीले रहते हैं, जो ऐसे लोगों का समूह है, समुदाय है जो कृषि, पशुपालन और शिकार पर निर्भर हैं, इस प्रकार की जनजातियाँ भारत में देखी जाती हैं। अधिकतम जनजातियाँ कृषि और पशुपालन पर निर्भर हैं। इन जनजातियों में धार्मिक पुरुष अथवा पुजारी को पाहन कहा जाता है। तो यूपी पीसीएस की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था कि जनजातियों में जो धार्मिक पुरुष अथवा पुजारी होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, उसे पाहन के नाम से जाना जाता है। ज़्यादातर जनजातियों में यही पाहन जो पुजारी होता है वह मुखिया होता है और इसके निर्देशों का सभी जनजातियों के लोग पालन करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक जनजातियों वाला राज्य मध्य प्रदेश है, जबकि दूसरे स्थान पर सर्वाधिक जनजाति महाराष्ट्र में है। तो पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है जहां पर सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं, और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र भी है, जिस वजह से यहाँ के जो वन क्षेत्र में ये जनजातियाँ अपना निवास करती हैं। ये शहरों से दूर रहते हैं, कुछ जंगली इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, ऐसी जगहों पर ये जनजातियाँ निवास करती हैं। भारत में न्यूनतम जनसंख्या जनजाति वाला राज्य गोवा है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या में दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में ये जनजाति काफ़ी कम पाई जाती हैं। कुछ एक जनजातियां हैं जो उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। हालांकि उत्तराखंड में भी काफ़ी जनजातियां पाई जाती हैं। जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुआ था उस समय ये सभी जनजातियां उत्तर प्रदेश में ही शामिल थी, जो आज उत्तराखंड के क्षेत्र में है। अब उस समय पर उत्तर प्रदेश में काफ़ी जनजातियां हुआ करती थी, पर आज के समय में उत्तर प्रदेश में जो जनजातियां बची हुई हैं वे नेपाल से सटे हुए राज्यों में हैं, जिनके बारे में हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। भारत में सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत लगभग 94% वाला राज्य मिजोरम है। अगर राज्य के विषय में पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में तो मध्य प्रदेश है, और सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत के बारे में पूछा जाता है तो मिजोरम है। जबकि सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वह लक्षद्वीप है। तो जनजातियों की जनगणना पर आधारित प्रश्न भी पूछा जाता है, इनके सभी डाटा को आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। विश्व में अफ्रीका महाद्वीप में अधिकतम जनजातियां निवास करने के कारण इसे जनजाति महाद्वीप भी कहा जाता है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि जनजाति महाद्वीप के रूप में किसे जाना जाता है। तो याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप को जनजाति महाद्वीप के रूप में जाना जाता है, क्योंकि अफ्रीका में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं। किसी भी जनजाति के लिए अधिसूचना देने का प्रावधान केवल राष्ट्रपति को है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जनजातियों के विषय में जो विशेष सूचना जारी की जाती है शासन की तरफ से, उसका जो अधिसूचना देने का प्रावधान है वह केवल राष्ट्रपति को है, याद रखिएगा। देश में जनसंख्या के आधार पर जनजातियों के 3 सबसे बड़े समूहों में गोंड, भील और संथाल जनजाति समूह शामिल है। तो ये 3 प्रमुख जनजातियाँ हैं जो बड़े स्तर पर भारत में हैं, और इनसे अक्सर प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इन तीनों जनजातियों के विषय में पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले गोंड जनजाति के विषय में देख लेते हैं। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जंगलों में निवास करती है। गोंड जनजाति जंगलों को जलाकर दहिया खेती करती है। कृषि की प्रधानता के अलावा ये लोग पशुपालन भी करते हैं। यह गोंडी भाषा बोलते हैं, जिसका संबंध द्रविड़ भाषा से है। तो डायरेक्ट प्रश्न परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाता है कि गोंड जनजाति के लोग किस भाषा का उपयोग करते हैं, कौन सी भाषा बोली जाती है। तो याद रखिएगा, द्रविड़ भाषा भी बोली जाती है, जो इनके कबीलों के लिए गोंडी भाषा है, परंतु इसका संबंध द्रविड़ भाषा से होता है। इनका प्रमुख भोजन बाजरा है, जिसे यह कोडो और कुटकी के रूप में ग्रहण करते हैं।
इस प्रकार यह भी प्रश्न पूछा गया है कि कोडो और कुटकी किसके भोजन का रूप है, तो याद रखिएगा गोंड जनजाति के भोजन का रूप है कोडो और कुटकी। इस वीडियो में आपको सभी प्रमुख जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट मिल जाएंगे। और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक बार कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अब इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए, हमारी वीडियो के माध्यम से आप लोग नोट्स ज़रूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि नोट्स बनाने के बाद ही आप इन चीज़ों का दोबारा से रिवीजन कर पाएंगे। चलिए अभी आगे देख लेते हैं। संथाल जनजाति के विषय में देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है। संथाल जनजाति झारखंड की प्रमुख जनजाति है। यह झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में भी निवास करती है। जो ज़्यादातर जनजाति का हिस्सा है, यानी कि बड़ा समूह है, वह झारखंड में निवास करता है। और इसके अलावा जो आसपास के राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, वहाँ भी कुछ रूप से यह जनजाति पाई जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस जनजाति के विषय में यह है कि इनकी जो लेखन लिपि है उसे आलोचकी के रूप में कहा जाता है, या आलोचकी कही जाती है इनकी लेखन लिपि। से आगे चलकर समय समय पर साहित्यकारों ने बढ़ावा दिया और आलोचकी विषय जो लिपि है इसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। सामान्य हिंदी में काफ़ी लेखक और रचनाकार, साहित्यकार हैं जिन्होंने इस आलोचकी भाषा का उपयोग किया है अपनी रचनाओं में। संथाल जनजाति के लोग कुशल कृषक और आखेटक यानी कि शिकारी होते थे, यानी होते हैं। चलिए आगे और भी है संथाल जनजाति के विषय में। इस जनजाति के लोग वाद्य यंत्रों, ढोल, नगाड़े, तुरई, बांसुरी आदि को बजाना पसंद करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के संगीतों को बजाना ये पसंद करते हैं। संथाल जनजाति के प्रमुख त्योहारों में कर्मा पर्व ज़्यादा प्रसिद्ध है। झारखंड में संथाली नृत्य जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। तो त्यौहार के रूप में कर्मा है और नृत्यों के रूप में संथाली नृत्य जाना जाता है इनका। जो यह कर्मा पर्व है, सितंबर अक्टूबर के समय में यह पर्व देवताओं को खुश करने के लिए मनाया जाता है, ताकि इनके समुदाय, इनके कबीलों पर देवताओं का आशीर्वाद बना रहे, धन संपदा, समृद्धि वगैरह बनी रहे और दुश्मनों पर ये विजय प्राप्त कर सकें। चलिए आगे देखते हैं और अब से भील जनजाति के विषय में देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है भील जनजाति। भील जनजाति का तो इतिहास ही बड़ा रोचक है। भील जनजाति ऐसी जनजाति है जो मुग़लों के समय में हमेशा विरोध करते रहे मुग़लों का, उनके खिलाफ़ आंदोलन करते रहे और काफ़ी युद्ध भी हैं जो इनके खिलाफ़ इन्होंने लड़े हैं। सभी के विषय में जानेंगे। भील जनजाति मध्य भारत की प्रमुख जनजाति है। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र में फैली हुई है। प्राचीन काल में इनका साम्राज्य, इनका जो समुदाय था वह काफ़ी फैला हुआ था। उत्तर प्रदेश का भी कुछ हिस्सा शामिल है, परंतु मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र है। भील जनजाति को भारत का बहादुर धनुर्धर भी कहा जाता है। ये कबीले के जो लोग होते हैं वे धनुष बाण काफ़ी अच्छे से चलाना जानते हैं, जिस वजह से इन्हें भारत का बहादुर धनुर्धर इस जनजाति को कहा जाता है। भील जनजाति के लोग प्रमुख रूप से आखेटक यानी शिकारी हुआ करते हैं और कृषक भी हुआ करते हैं, यानी कृषि भी करते हैं, लेकिन इनका जो प्रमुख पेशा है वह शिकार का है, शिकारी होते हैं ये लोग। 1632 में भील जनजाति ने मुग़लों के खिलाफ़ आंदोलन भी किया था। मुग़लों के खिलाफ़ आंदोलन 1632 में इन्होंने किया था। इसके अलावा आगे इनके बारे में और भी चीज़ें हैं जो देखते हैं। राजस्थान के भील राणा पुंजा ने महाराणा प्रताप के साथ मिलकर युद्ध में मुग़लों के छक्के छुड़ाए थे। तो भील जनजाति के उस समय एक नेता हुआ करते थे जिनका नाम था भील पुंजा, जिन्हें आगे चलकर राणा की पदवी भी दी थी महाराणा प्रताप ने। काफ़ी वीर योद्धा थे ये भील पुंजा। महाराणा प्रताप के साथ मिलकर इन्होंने युद्ध लड़े थे मुग़लों के खिलाफ़ और काफ़ी वीरता से प्रदर्शन किया था। इस वजह से इन्हें राणा की पदवी दी थी भील पुंजा को महाराणा प्रताप ने। देखिए, इन सभी पॉइंटों पर आधारित प्रश्न बनते हैं और सभी पॉइंट्स को आप ध्यान से कवर कर लें, इनको लिख लें और याद कर लें। 1661 में भील जाति ने राजपूतों के साथ मिलकर औरंगजेब को हराया था और महाराष्ट्र में खानादेश का भील विद्रोह काफ़ी प्रसिद्ध है। तो देख रहे हैं आप, सभी जगहों पर इन भील जनजातियों के समुदाय फैले हुए हैं। महाराष्ट्र में भी इन्होंने खानादेश का भील विद्रोह किया था जो काफ़ी प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। भील विद्रोह को लेकर रविंद्रनाथ टैगोर की बड़ी बहन स्वर्ण कुमारी ने विद्रोह नामक उपन्यास लिखा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर की बड़ी बहन है स्वर्ण कुमारी, इन्होंने एक विद्रोह नामक उपन्यास लिखा है जिसमें भील समुदाय के जो विद्रोह हैं उनका इन्होंने वर्णन किया है। प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का सिंघाई क्षेत्र भील शासकों के खेयरगढ़ राज्य की
राजधानी हुआ करता था। तो वही मैंने आपको बताया कि जो इनका खेरगढ़ राज्य था, उत्तर प्रदेश का सिंघाई क्षेत्र इनकी राजधानी था। खेरगढ़ की राजधानी कहा जाता था उसे, जो नेपाल तक फैला हुआ था। तो देख रहे हैं पूरे मध्य भारत में काफ़ी बड़े पैमाने पर इनकी जनजाति फैली हुई थी, समुदाय बनाकर जगह जगह रहा करती थी। वर्तमान में ये भील भारत देश में अपनी एक भील रेजिमेंट बनाने की मांग कर रहे हैं। देखिए, अपनी ही एक सेना बनाने की मांग कर रहे हैं। भील रेजिमेंट जो सेना में भर्ती होने के लिए चाहते हैं कि भीलों की एक रेजिमेंट तैयार की जाए। जगह आपने पढ़ा होगा गोरखा रेजिमेंट भी है, सरदार रेजिमेंट भी है, इसी प्रकार ये भील भी अपनी एक रेजिमेंट चाहते हैं। इस जनजाति के लोगों को स्टैचू ऑफ यूनिटी के निर्माण स्थल से निष्कासित किया गया है। तो ऊपर हमने पढ़ा गुजरात क्षेत्र में कुछ फैली हुई थी जनजाति, और जहाँ अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है बड़ी, जिस स्थान पर यह बनाया गया है, वहाँ पहले भील जनजातियों का एक समुदाय रहता था, जिनको यहाँ से हटा करके इस जगह पर स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं अगली जनजाति के विषय में। टोडा जनजाति बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है। दिल्ली पुलिस के एग्जाम शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा भी गया था कि टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है। तो आइए देख लेते हैं टोडा जनजाति के विषय में। टोडा जनजाति तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत पर निवास करती है। यह पशुपालक जनजाति है, यानी पशुपालन करती है पहाड़ी इलाकों में। और इस जनजाति के विषय में सबसे ख़राब बात यह है कि आज भी यहाँ कन्या वध की जो प्रथा है वह चल रही है, यानी कि पैदा होते ही कन्याओं को मार दिया जाता है। कन्या वध की प्रथा आज भी जनजाति में व्याप्त है, जो कि गलत प्रथा है, जिस वजह से इस जनजाति में लिंग अनुपात में काफ़ी कमी आ गई है। अब जाहिर सी बात है, जब कन्याओं को ख़त्म कर देंगे, मार देंगे, उनकी मृत्यु कर देंगे, केवल पुरुष ही बचेंगे, ऐसे में लिंग अनुपात तो गिरना ही है। इस प्रथा के कारण ही टोडा जनजाति में बहुपति प्रथा का प्रचलन है, यानी कि एक महिला कई पतियों से कई विवाह कर सकती है, कई पति एक साथ रख सकती है। यह प्रथा का प्रचलन है इस जनजाति में। यह प्रश्न पूछा जाता है कि बहुपति प्रथा का प्रचलन किस जनजाति में है, तो याद रखिएगा टोडा जनजाति। जनजाति के बारे में यही 3 से 4 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। पहला, तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत पर रहती है, पशुपालक जनजाति है, कन्या वध की प्रथा आज भी चल रही है, जिस वजह से बहुपति प्रथा का प्रचलन है। तो ये चारों बातें आप याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं मुंडा जनजाति के विषय में। बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है और बिरसा मुंडा इस जनजाति के नेता रहे थे, पहले स्वतंत्रता सेनानी, जिनके विषय में भी हम वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं मुंडा जनजाति के विषय में। यह झारखंड के छोटा नागपुर में निवास करने वाली जनजाति है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी यह जनजाति पाई जाती है। तो महत्वपूर्ण रूप से झारखंड का जो छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है, वहाँ यह जनजाति पाई जाती है, मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति के लोग मृतकों की हड्डियों को समारोह के तहत खड़े पत्थर में दबाकर रखते हैं। यह पत्थर गड़ी पर्व कहलाता है। तो इस जनजाति के लोगों में जब बुज़ुर्गों की मौत हो जाती है तो उनकी हड्डियों को एक खड़े पत्थर के नीचे दबा करके रखते हैं, और ऐसा ये बड़े समारोह या पर्व के रूप में करते हैं। इस दौरान काफ़ी खुशी का माहौल होता है इनके लिए। यह पर्व पत्थरगड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, मुंडा जनजाति के लोगों के बीच पत्थरगड़ी पर्व मनाया जाता है। लिए आगे देख लेते हैं। अंग्रेज़ों द्वारा बढ़ाए गए लगान के विरोध में मुंडा जाति के बिरसा मुंडा ने विद्रोह किया था, तो ये मुंडा जनजाति के बिरसा मुंडा थे। इन्हें यहाँ के जनजाति के लोग स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जानते हैं और इनकी पूजा भी करते हैं भगवान की तरह। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका दी थी बिरसा मुंडा ने, और झारखंड के रांची में इनका स्मारक भी बनवाया गया है। और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की स्मृति में रांची में केंद्रीय कारागार एवं अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र भी बनवाया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं झारखंड के रांची क्षेत्र में। इनकी स्मृति में काफ़ी काम कराया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं थारू जनजाति के विषय में। बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की। थारू जनजाति मुख्य रूप से उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। मुख्यतः रूप से तो यह उत्तराखंड की जनजाति है, परंतु उत्तर प्रदेश के अभी भी कुछ क्षेत्रों में ये जनजाति रहती है। यह जनजाति करात वंश से है। पूछा गया प्रश्न है कि किस वंश से यह जनजाति है या किस वंश से इनका संबंध है, तो याद रखिएगा करात वंश से इनका संबंध है। करात शिकारी हुआ करते हैं। थारू जनजाति के लोग दीपावली के त्यौहार को शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है।
मनाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनेकों बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आगे भी ज़रूर पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, थारू जनजाति एक ऐसी जनजाति है, यहाँ के लोग दीपावली के इस त्यौहार को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। इस दिन ये दुख प्रकट करते हैं। और बदला विवाह एवं बजहर पर्व भी थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। देखिए, इन जनजातियों के विषय में जो एक एक पॉइंट जो आपके लिए रखे गए हैं, ये सभी महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में इन पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक बार और भी कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस प्रकार की वीडियो के पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए आगे देख लेते हैं थारू जनजाति के विषय में। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में थारू जनजाति के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो ये महत्वपूर्ण जनजाति है, इसके लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में। और करंट अफेयर्स की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बात और भी है इसके विषय में। हाल ही में वन विभाग द्वारा होम स्टे की योजना के अंतर्गत नेपाल से सटे जिलों बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत के थारू गाँव को एक साथ जोड़ने का कार्य किया गया है। नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के इन ज़िलों में थारू जनजातियाँ कुछ समुदाय, छोटे छोटे कबीलों, गांव के रूप में रहती है। तो इन सभी को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है वन विभाग के द्वारा। और वन विभाग की इस प्रमुख योजना का नाम है होम स्टे। चलिए आगे कुछ और भी महत्वपूर्ण जनजातियाँ जिनके विषय में एक एक लाइन के रूप में देख लेते हैं। गद्दी एवं बकरवाल, ये दो जनजातियां हैं अलग अलग, जो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में निवास करती है। और यह भेड़ और बकरी पालन का कार्य करती है। तो पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति है जो हिमालय, जम्मू कश्मीर के मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में भेड़ पालन का कार्य करती है। तो ये है गद्दी और बकरवाल। इसके अलावा एक जनजाति है हो जनजाति। हो जनजाति झारखंड और उड़ीसा के क्षेत्रों में पाई जाती है। यह वर्षा कराने के लिए आग लगाकर धुआं करते हैं। ये इस प्रकार की इनकी मान्यता है कि वर्षा कराने के लिए अगर हम आग लगाकर धुआं करेंगे तो वह धुआं ऊपर आसमान तक जाता है और हमारे लिए इससे वर्षा होती है। ये इनकी एक अलग मान्यता प्रथा है। इसके अलावा एक बैगा जनजाति है। मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर होती है। पूछा गया प्रश्न है कि प्रकृति पर कौन सी जनजाति पूर्ण रूप से निर्भर है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति। अब प्रकृति पर निर्भरता से ये तात्पर्य यह है कि ये जो अपना भोजन है पेड़ों के फलों से प्राप्त करते हैं और पीने योग्य जो पानी है वर्षा से बहती नदियों से प्राप्त करते हैं। पूरी तरह से यह इनका जो जीवन है वह प्रकृति पर ही निर्भर है। ये प्रमुख जनजातियाँ थी जिनके विषय में हमने इस वीडियो में कवर किया। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।